चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप सभी। आज हम लोग आप लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर शोधन क्षमता अनुपात। आज हम क्या बात करेंगे? शोधन क्षमता अनुपात। इसमें ये देखते हैं कि कंपनी का शोधन करने की क्षमता, यानी कि बड़े बड़े जो ऋण होते हैं ना, उसकी भुगतान करने की क्षमता क्या है, उसके बारे में ध्यान देंगे। तो इसमें 4 टॉपिक निकलता है। सबसे पहला होता है ऋण। इसमें होता है सबसे पहला ऋण समता अनुपात। सबसे पहले निकालते हैं ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों ऋण समता अनुपात का फॉर्मूला होता है ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात बराबर दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण बटे, दीर्घकालीन ऋण करते बटे करते हैं अंशधारी कोष। ऋणकालीन ऋण बटे अंशधारी कोष करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अब सवाल होता है सर यहाँ दीर्घकालीन ऋण का मतलब क्या होगा? देखिए दीर्घकालीन ऋण का मतलब होगा वो सारे ऋण जो आपने लंबे समय के लिए लिए हैं, लंबे समय के लिए लिए हैं, जैसे कि ऋण पत्र। जैसे आप ऋण पत्र उठाते हो ना उधार पे, ऋण पत्र प्लस किसी प्रकार का भी आपको बैंक लोन लेते हो, बैंक ऋण लेते हो, या कोई भी दीर्घकालीन उधार, कोई भी दीर्घकालीन क्या ले लेंगे? उधार। कोई भी दीर्घकालीन आपने उधार या फिर लोन लिया है तो उस कैटेगरी में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। क्लियर आप सभी को? ठीक है। इसके बाद होता है नंबर 2 अंशधारी कोष होता है। क्या होता है नंबर 2 हमारा? अंशधारी कोष। अब अंशधारी कोष का मतलब क्या होता है? जब भी अंशधारी कोष आएगा आपके दिमाग में क्या आएगा? समतांश पूंजी। क्या आ जाएगा? समतांश पूंजी। देखिए समतांश पूंजी प्लस पूर्वाधिकार अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्लस संचय व अतिरेक, संचय व अतिरेक, संचय व अतिरेक, अतिरेक माइनस कर दीजिएगा इसमें से बनावटी संपत्ति। क्या माइनस करेंगे आप सभी? बनावटी संपत्तियों को माइनस करेंगे। यार थोड़ा मजा नहीं आया ऐसा लिखने में, इसको ऐसा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अंशधारी कोष का मतलब क्या होगा? अंश पूंजी लिख रहा हूँ तो इसमें दोनों आ जाएगा। ठीक है, मैं सीधा अंश पूंजी लिखता हूँ, अंश पूंजी। तो जब भी मैं अंश पूंजी बोलूँ तो आप समझ जाइए इसमें समता और पूर्वाधिकार दोनों शामिल है। तो अंश पूंजी लिख लेना, उसमें जोड़ देना संचय व अतिरेक, किसी प्रकार का संचय व अतिरेक। संचय अतिरेक का मतलब आप सब जान रहे हो। संचय का मतलब क्या होता है? सामान्य संचय। अतिरेक का मतलब होता है लाभ हानि खाते का समाकलन शेष। ठीक है, यानी कि लाभ, उसको जोड़ देना। इसके अलावा बच्चों अगर किसी प्रकार का बनावटी संपत्ति है, जैसे कि हानि वानी वगैरह है, सिखाए थे ना बनावटी संपत्ति आप लोग को कि नहीं सिखाए थे? लिस्ट दिए थे बनावटी संपत्ति का, जैसे हानि वगैरह हो गया, प्रारंभिक व्यय हो गया, या किसी प्रकार का ऋण पत्रों के निर्गमन या फिर अंशों के निर्गमन पर किसी प्रकार का बट्टा वगैरह हो गया, तो वो इस कैटेगरी में आता है। आया बात समझ में आप सभी के? ठीक है, तो उसको घटा दिया जाता है। जैसे ही आप घटाते हैं तो तुम्हारा क्या निकल आता है? ये तुम्हारा आ जाता है अंशधारी कोष। क्या आ जाता है? अंशधारी कोष आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसान है। क्लियर आप सभी को? इसके बाद बच्चों अगला होता है नंबर 2 टॉपिक जो निकालना सीखेंगे हम लोग, वो होता है तुम्हारा कुल संपत्ति, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। कुल संपत्ति ऋण अनुपात, कुल संपत्ति ऋण अनुपात होता है। तो कुल संपत्ति ऋण अनुपात में क्या होता है? कुल संपत्ति ऋण अनुपात में ये होता है कुल संपत्ति और ऋण अनुपात, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कुल संपत्तियां, कंपनी की कुल संपत्तियां बटे दीर्घकालीन ऋण, बटे क्या लेते हैं? दीर्घकालीन ऋण। ये यह बताता है कि आपके, देखो भाई आपको दीर्घकालीन ऋण का चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा, तो आप चुकाने की स्थिति में हो कि नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण कैसे चुकाएंगे? दीर्घकालीन संपत्तियों को बेचकर। तो दीर्घकालीन संपत्ति, कुल संपत्तियां जितना अधिक होंगी आपके व्यापार में, उतना आपका व्यापार क्या होगा? दीर्घकालीन ऋण चुकाने के लिए क्या रहेगा? सक्षम रहेगा। तो दीर्घकालीन ऋण का मतलब तो आप जान ही रहे हो। ठीक, यहाँ पे बात किसकी आई? कुल संपत्तियों की बात आई। तो बोलो बच्चों कुल संपत्तियों में क्या क्या आ जाएगा? सारी संपत्ति है ना। कौन कौन संपत्ति होती कुल संपत्ति में? जैसे गैर चालू संपत्ति यानी कि स्थायी संपत्ति, जितनी भी गैर चालू संपत्ति होती है वो ले लेना, प्लस चालू संपत्ति ले लेना। ठीक, क्या सर हम यहाँ बनावटी संपत्ति लेंगे? बिल्कुल मत लेना, बनावटी संपत्ति यहाँ पे नहीं शामिल करना है। समझ में आ गया? यानी कह सकते हैं, नोट में लिख लो इसको, बनावटी संपत्तियों को छोड़कर, बनावटी संपत्तियों को छोड़कर, बनावटी संपत्ति को छोड़कर आपको सब लेना है, परंतु बनावटी संपत्ति को क्या करके? छोड़कर लेना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? इसके बाद अगला होता है आप लोगों का नंबर 3, और वो होता है स्वामित्व अनुपात। क्या होता है? स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है किसी प्रकार का कब्जा। और कंपनी में कब्जा किसका होता है? अंशधारियों का होता है कि ऋण पत्रधारियों का होता है? अंशधारियों का। तो स्वामित्व, यहाँ पे जहाँ स्वामित्व की बात है यहाँ पे भू आ रहा है अंशधारियों का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है स्वामित्व अनुपात बराबर, स्वामित्व अनुपात बराबर अंशधारी कोष, जो भी अंशधारी कोष है, बटे कर देना यहाँ पर क्या? कुल संपत्तियां। क्या कर देना? कुल संपत्तियां कर देना। ठीक है, मतलब कुल संपत्तियों में अंशधारी कोष को कितना पेमेंट करना है
उसकी बारी आ जाती है, ठीक, क्योंकि संपत्तियों पर किसका अधिकार होता है, अंशधारियों का। तो संपत्ति को बेच के क्या अंशधारियों का पैसा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इस बारे में अपन क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक। यहाँ पे भी कुल संपत्ति का मतलब यही होगा, उसको छोड़कर बनावटी वाले को, ठीक है। और अंत में होता है ब्याज सुरक्षा अनुपात। क्या बोलते हैं, ब्याज सुरक्षा अनुपात। इसको अगला हम लोग लास्ट बोलते हैं ब्याज सुरक्षा अनुपात, बिल्कुल इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्याज सुरक्षा अनुपात कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ब्याज सुरक्षा अनुपात बराबर ब्याज सुरक्षा अनुपात बराबर शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ निकालना, और किसके शुद्ध लाभ निकालना है, ब्याज व कर के पूर्व का शुद्ध लाभ, ब्याज और कर के पूर्व का शुद्ध लाभ बटे कर दीजिएगा स्थिर ब्याज प्रभार। स्थिर ब्याज प्रभार, स्थिर ब्याज प्रभार का मतलब क्या है सर, देखो बच्चों, स्थिर ब्याज प्रभार का मतलब होता है कि ऋण पत्र पर, ऋण पत्र होते हैं ना, या किसी प्रकार का आपका ऋण होता है, दीर्घकालीन बैंक ऋण वगैरह हो जाता है, पर ब्याज, ठीक है, उस पर जो ब्याज निकालेंगे वो आएगा, ठीक है। चलो जब इसकी वक्त आएगी तब इसकी चर्चा करेंगे अपन लोग, क्लियर है। तो 4 कैटेगरी इस कैटेगरी में आते हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत। बाकी चिट्ठे को मैंने बोला दिया था, एक्सप्लेन किया था, जिसको चिट्ठे की समझ होगी उसी को ये सब समझ में आएगा, चलेगा। तो फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया, देखो नाम ही से पता चल रहा, ऋण समता, देखो नाम से ही पता। देखो अब फॉर्मूला बोलोगे सर याद नहीं होगा, भूल जाएंगे सर, याद नहीं हो रहा फॉर्मूला, अरे क्या है फॉर्मूला, इसी में छुपा हुआ है, देखो ऋण समता, ऋण मतलब दीर्घकालीन ऋण, समता मतलब मालिकाना हक, किसका होता है मालिकाना हक, अंशधारियों का, तो अंशधारी कोष, ऋण समता यानी दीर्घकालीन ऋण बटे अंशधारी कोष, अंशधारी कोष। और जनरली यहाँ पे जो अंशधारी कोष लेते हैं वो समता अंश पूंजी का ही लिया जाता है, जनरली किसको माना जाता है, समता को ही माना जाता है, पूर्वाधिकार को नहीं माना जाता, बट दिया रहेगा तो शामिल कर लेना, समझ में आ गया, ये होता है। इसके बाद दीर्घकालीन ऋण तो आपको पता ही है, ऋण पत्र और बैंक ऋण, बस दिमाग में बैठा लो, ऋण पत्र और बैंक ऋण या कोई भी दीर्घकालीन ऋण, ये हो जाता है। अच्छा अगला क्या दिखा हमने, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, देखो ये भी साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला, क्वेश्चन में ही फॉर्मूला छुपा है, देख लो भैया क्या लिखा है, कुल संपत्ति ऋण अनुपात मतलब कुल संपत्ति बटे दीर्घकालीन ऋण, क्वेश्चन में छपा हुआ है। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, मालिकाना हक किसका होता है, तो अंशधारी बटे कुल संपत्ति, अंशधारी बटे कुल संपत्ति। और ब्याज प्रभार, ब्याज सुरक्षा अनुपात बहुत कम आता है, बट शुद्ध लाभ, इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध लाभ बटे स्थिर ब्याज प्रभार, जब वक्त आएगा तो देखेंगे, चलो अगर भूल भी गया तो चल जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। क्लियर है आप सभी को, नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, देखिए क्या लिखा है, कुल बाहरी दायित्व दिया 5 लाख रुपए। आपको पता है बाहरी दायित्व आपको सिखाया गया था चिट्ठे में, दायित्व पक्ष में हम लोग एक अंशधारी कोष लिखते हैं, दूसरा हम लोग लिखते हैं दीर्घकालीन ऋण, और तीसरा हम लोग लिखते हैं चालू दायित्व। तो दीर्घकालीन और ऋण और जो चालू दायित्व होता है उसको जोड़कर बाहरी दायित्व आता है। जब भी बाहरी दायित्व बोले, अंशधारी जो है आंतरिक है, पढ़ाए थे आपको, और जो बाहरी कौन है, सारे बाहरी है, दीर्घकालीन ऋण प्लस चालू दायित्व सब क्या है, बाहरी, जिनको पेमेंट करना है आप लोगों को। तुलन पत्र का योग, तुलन पत्र मतलब होता है चिट्ठा, चिट्ठे का योग 10,10,000 दिया, चालू दायित्व 1 लाख है, काल्पनिक संपत्ति 10,000 है। आपको बोलता है ऋण से इक्विटी अनुपात ज्ञात कीजिए। ऋण से इक्विटी अनुपात का मतलब क्या होता है, ऋण समता अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अपन लोगों को, ऋण समता अनुपात निकालना है बॉस, तो निकाल के दिखाए ऋण समता अनुपात। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए सभी। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखो, ऋण समता अनुपात बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दीर्घकालीन ऋण बटे अंशधारी कोष। तो क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दीर्घकालीन ऋण दिया है, नहीं सर नहीं दिया है। क्या अंशधारी कोष दिया है, नहीं सर वो भी हमको क्या किया है, नहीं दिया है। तो बेटा जब ये सब होता है तो क्या करना, मैंने आपको सिखाया था कि चिट्ठा बनाना, याद है, चिट्ठे का प्रारूप बनाने बोला था, और चिट्ठे का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्या कर लेना, लिख लेना। तो क्या होता है चिट्ठे में, ये तुम्हारा दायित्व पक्ष होता है, ये तुम्हारा संपत्ति पक्ष होता है। यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाने हमारे, अंशधारी कोष आता है, यहाँ पर आता है दीर्घकालीन ऋण, याद आया, दीर्घकालीन क्या आ जाता है, ऋण आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है चालू दायित्व, क्या आ जाता है, चालू दायित्व। मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है, यह आ जाता है चालू दायित्व, क्लियर है, ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाता है, गैर चालू संपत्ति, गैर चालू संपत्ति आ जाती है, और ये आ जाती है क्या, स्थायी, हाँ स्थायी को ही बोल सकते हैं, चालू संपत्ति आ जाती है, चालू संपत्ति। और यहाँ पर क्या आ जाती है, बनावटी संपत्ति, क्या आ जाती है, बनावटी संपत्ति आ जाती है। बातें ना करें, ठीक है। अब इधर देखिए, और चिट्ठे का टोटल आ जाएगा। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, दिया क्या क्या है बोलो, कुल बाहरी दायित्व 5 लाख है, कुल बाहरी दायित्व 5 लाख मतलब दीर्घकालीन और चालू को मिलाकर कितना बोल रहा है, 5 लाख। तो अभी फिलहाल अपन रुक जाते हैं, बाद में देखते हैं इसको अपन लोग, ठीक है। ओके, आगे दिखा है चालू दायित्व कितने का है, 1 लाख का, दिमाग लगाओ, चालू दायित्व कितने का है, 1 लाख। अच्छा तुलन पत्र का योग दिया ना पहले, तो तुलन पत्र का योग कितना दिया, 10,10,000, तो मतलब चिट्ठे का टोटल कितना दिया, 10,10,000, तो यहाँ भी आ जाएगा 10 लाख कितना, 10,000। समझ में आ गया, 10 लाख कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब समझना, इधर देखो, चालू दायित्व कितना बोल रहे हैं, 1 लाख, तो कॉमन सी बात है दीर्घकालीन कितना रहा होगा,
4 लाख। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना, क्या बोला है, कुल बाहरी दायित्व है 5 लाख, तो 1 लाख चालू दायित्व है, तो बचा कुचा क्या हो गया 5 लाख। समझ में आ गया? मतलब 4 लाख जो हो गया दीर्घकालीन दायित्व हो गया। क्लियर है? अब कॉमन सी बात है, जब 4 लाख ये है, 10 लाख ये है, तो 10 लाख 10,000 में घटाओगे तो अंशधारी कोष नहीं निकल आएगा। तो क्या हो गया 4 लाख और एक 5 लाख, कितना आ गया इसको 10 लाख 10,000 में 5 लाख घटा दो, 5 लाख 10,000 तुम्हारा आ गया अंशधारी कोष। क्या आ गया? अंशधारी कोष आ गया। समझ में आ गया? अब बच्चों आ जाइए आप गैर चालू संपत्ति में। तो गैर चालू संपत्ति दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया है। ओके ठीक है। चालू बनावटी संपत्ति दिया है? हाँ सर दिया है, 10,000 रुपया। तो कॉमन सी बात है, जो बचा 10 लाख रुपया रहा होगा वो तुम्हारा दोनों संपत्ति मिला के रहा होगा। अपने को इससे तो मतलब भी नहीं, जो हमको चाहिए वो तो हमारे पास है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे देख लीजिए, देखो बच्चों हमको क्या चाहिए बताइए। हमको चाहिए दीर्घकालीन ऋण जो कि हमारा आ गया 4 लाख। हमको चाहिए अंशधारी कोष जो कि आ गया हमारा कितना बोलो 5,10,000 आया। लेकिन आपने यहाँ पे बनावटी संपत्ति लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आपको सिखाया था अंशधारी कोष में बनावटी संपत्ति घटा देना भी लिखा है ना फॉर्मूले में। तो अंशधारी जो कोष रहेगा, क्या इसमें अगर मैं बनावटी संपत्ति यहाँ नहीं लिखता, मान लीजिए अगर मैं यहाँ बनावटी संपत्ति नहीं लिखता तो बात बन जाती, लेकिन बनावटी संपत्ति मैंने लिखा है, तो मतलब ये बनावटी संपत्ति इसमें क्या है शामिल है। अंशधारी कोष बनावटी संपत्ति, अंशधारी कोष में साझेदारों को मालिक मतलब अंशधारियों को लाभ होगा तो शामिल है, और हानि होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे ना। तो एक प्रकार से हानि ही तो है, तो हानि को क्या करना पड़ेगा आपको अलग करना पड़ेगा। बनावटी संपत्ति को आप लोग क्या करेंगे अलग रखेंगे। देखो फॉर्मूला बनाना नहीं है, हम खुद बनाते हैं। देखो हमने फॉर्मूला बना दिया एक, अंशधारी कोष में से बनावटी क्या कर दो अलग कर दो। तो बोलो अंशधारी कोष कितना 5,10,000, तो बनावटी कितना 10,000, तो असल में अंशधारी कोष कितना रहा होगा 5 लाख। नहीं समझे? असल में अंशधारी कोष का हक कितना है 5 लाख। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऋण समता अनुपात कितना आ गया, ऋण समता अनुपात बराबर, ऋण समता अनुपात बराबर आ जाएगा बच्चों क्या, सबसे पहले दीर्घकालीन ऋण कितना 4 लाख, जबकि ये कितना 5 लाख। अब अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 4/5, 4/5 आएगा, भाग करो तो 4/5, 5 शून्यम 0, कितना आ गया 4, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, 5 अट्ठे 40, क्या है अनुपात 0.8:1। अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर अच्छी बात है। मालिक का पैसा अगर 1 रुपया लगा है तो बाहरी लोगों का पैसा कितना लगा है दीर्घकालीन ऋण 0.8, मतलब आपने कर्जा कम लिया है, अपना पैसा ज़्यादा लगाया है। और वो कंपनी वही अच्छी कहलाती है, वही कंपनी सही कहलाती है जहाँ पर अपना पैसा लगाओ। अंशधारियों का पैसा ज़्यादा लगा है देख लो, और बाहरी लोगों का पैसा भैया भाई ऋण लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो अच्छी बात है कि ऋण लेना। भाई कोई भी व्यापार में ऋण जितना कम होगा उतना व्यापार में उस व्यापार का वैल्यू क्या रहेगा उतना अधिक। नहीं तो भैया ऋण ज़्यादा रहेगा तो पैसा तो भैया ब्याज करने में निकल जाएगा। आपके घर में कमाई आती है तो तो अगर आपके ऊपर ऋण है तो भैया आप कमाई तो आधा ऋण चुकाने में निकल जाएगा, आपकी आधी कमाई तो हर महीना। ऋण नहीं रहेगा तो क्या होगा, सारी कमाई किसकी होगी, आपकी होगी। आई बात समझ में? इस वजह से तो कभी भी याद रखना, जितना ऋण कम होगा अंशधारी कोष जितना अधिक होगा वो कंपनी की स्थिति अच्छी है। यही कारण है कि जैसे शेयर वेयर लोग खरीदते हैं ना, तो शेयर खरीदते समय इसी पे ध्यान दिया जाता है कि कंपनी का ऋण क्या है और अंशधारी कोष क्या है। आया बात समझ में? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित जानकारी से ऋण समता अनुपात की गणना कीजिए। देखिए दीर्घकालीन ऋण दिया है, दीर्घकालीन आयोजन है, चालू दायित्व है, गैर चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति वगैरह वगैरह सब अपन को क्या किया है दे दिया है। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए हमको फॉर्मूला लिखना है, ऋण समता अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, दीर्घकालीन ऋण बटे अंशधारी कोष। तो सीधा क्या बना लो, एक चिट्ठा बना लो, जो चाहिए उसके लिए चिट्ठा बना लो फटाक से। चिट्ठा बनाओगे? ठीक है चलो चिट्ठा ही बना लो, आप लोग को काम आसान पड़ेगा। ठीक, दायित्व है, संपत्ति है और चिट्ठा बना लो कॉलम। जैसे कि आपको पता है ये वाला क्या कौन सा कॉलम होगा, अंशधारी कोष का। ये वाला जो कॉलम होगा किसका होगा, दीर्घकालीन ऋण का, दीर्घकालीन टोटल दीर्घकालीन ऋण का कॉलम हो जाएगा। ये वाला कॉलम चालू दायित्व का हो जाएगा। ये वाला कॉलम गैर चालू संपत्ति, गैर चालू संपत्ति का कॉलम हो जाएगा। और ये आप लोग का कॉलम जो होगा चालू संपत्ति का हो जाएगा। और खैर बनावटी का उल्लेख नहीं, तो बनावटी के बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। चलिए देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, दीर्घकालीन ऋण दिया है 2 लाख रुपए, दीर्घकालीन आयोजन दिया है 1 लाख रुपए। तो बताइए दीर्घकालीन ऋण कितना हुआ, 3 लाख रुपया अगर हो, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण में दीर्घकालीन आयोजन भी तो इंक्लूड रहा होगा चिट्ठे में। तो कितना रुपया हुआ, 3 लाख नहीं हुआ, कितना हो गया 3 लाख, कितना हो गया 3 लाख रुपए हो गया। अरे इसे बोला कुछ और था यार निकालने, हम निकाल कुछ और रहे हैं।
कौन सा वाला है भाई ये? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, कितना? हाँ दीर्घकालीन ऋण, हाँ ठीक तो है। कितना हो गया? 3 लाख रुपए। समझ में आ गया? क्योंकि दीर्घकालीन ऋण में दीर्घकालीन आयोजन क्या रहेगा? शामिल रहेगा ना उसमें। कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। 2 और 1 3 लाख। चालू दायित्व तो कितना बोल रहा है? 50,000 बोल रहा है। चालू दायित्व तो कितना बोल रहा है? 50,000 बोल रहा है। समझ गए? इधर देखो, पहले लिखना बंद करो। 50,000 बोल रहा है, ठीक। चालू दायित्व तो बोल रहा है कितना? 50,000 रुपए। और इसके पश्चात गैर चालू संपत्ति कितना बोला है? 3,60,000 रुपए। और चालू संपत्ति कितना बोला है? 90,000। तो इस प्रकार देखो चिट्ठे का टोटल कितना आ रहा है, इधर देखो, देखो कितना आ रहा है? 4,50,000 आ रहा है। 4,50,000। तो कॉमन सी बात, इधर भी कितना आएगा? 4,50,000। तो देख लीजिए भाई, 4,50,000 है, तो 4,50,000 में इधर घटा दो, 50 घटाओगे 4 लाख, 4 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 1 लाख। ये आ गया तुम्हारा अंशधारी कोष कितना? 1 लाख रुपए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो दोनों चीज आ गया, दीर्घकालीन ऋण और अंशधारी कोष। फॉर्मूले पुट करके निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते? देन ऋण समता अनुपात बराबर, ऋण समता अनुपात बराबर, ऋण समता अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन ऋण कितना बोलो? 1 लाख बटे आपका समता और अंशधारी कोष, सॉरी दीर्घकालीन ऋण कितना है? 3 लाख है। और अंशधारी कोष 1 लाख। कितना आ गया? 3:1। क्या कंपनी की स्थिति अच्छी है? नहीं भाई, 1 रुपया आपका लगा है तो 3 रुपये उधार का लगा है। गलत बात। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार इसी क्वेश्चन से हम लोग स्वामित्व अनुपात भी, अच्छा वो भी अनुपात निकाल सकते हैं। क्या अनुपात निकाल सकते हैं? कुल संपत्ति। एक तो हमने ये निकाल लिया, दूसरा हम इसी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं कुल संपत्ति ऋण अनुपात। क्या निकाल सकते हैं? कुल संपत्ति ऋण अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो बताइए कुल संपत्ति ऋण अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? बोल दो। कुल संपत्ति बटे, हाँ कुल संपत्ति बटे दीर्घकालीन ऋण होता है, दीर्घकालीन ऋण। तो देख लो बच्चों, दोनों तो है सामने, ऐसी बनाना है आप लोग को, सब क्वेश्चन एक ही जैसे आएगा। ठीक है, तो कुल संपत्ति कितना है बता दीजिए आप, ये लोग बताओ देख के। 4.5 लाख। कुल संपत्ति कितना है? 4.5 लाख। तो ये 4.5 लाख कुल संपत्ति। और दीर्घकालीन ऋण कितना बताओ यहाँ पर? 3 लाख रुपए। डिवाइड कर दीजिए 3 लाख रुपए, तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा? 45/30। 45/30 तो 30 से कम 30, 5/1 बचा, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 30 पंचे 15, 1.5 सॉरी अनुपात 1। ये आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसी तरीके से क्या निकाला जा सकता है? स्वामित्व अनुपात। सिखाए थे ना स्वामित्व अनुपात नंबर 3। तो बोलो बच्चों, स्वामित्व अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? अंशधारी कोष बटे, हाँ अंशधारी कोष बटे क्या लिखेंगे? कुल संपत्ति। तो बता दीजिए यहाँ पे अंशधारी कोष कितना है? 1 लाख रुपए। और कुल संपत्ति 4.5 लाख। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? घटा पाओगे? कितना आ जाएगा? 10/45 आ जाएगा। 45 शून्यम 0, 10 आया, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ा है, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, कितना हो गया? 10, फिर 45 दूनी 90, यानी कि लगभग 2 जा रहा है, तो 0.22 अनुपात 1 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? कितना आ जाएगा? 0.22 अनुपात 1 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? बन जाएगा। तो हमारा ऋण से समता अनुपात, स्वामित्व अनुपात और दीर्घकालीन ऋण अनुपात कंप्लीट हुआ। नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब बारी आती है किसकी? लास्ट है आपका ब्याज व्याप्ति अनुपात। याद है? ब्याज सुरक्षा अनुपात या ब्याज व्याप्ति अनुपात की गणना करनी है अपन लोग को। देखो क्या लिखा है? प्रचालन लाभ दिया 2,40,000, ब्याज व कर के पश्चात, मतलब इसमें ब्याज और कर घटाया जा चुका है, जबकि ब्याज की राशि 40 दी है, कर हेतु आयोजन कितना दिया? 1,80,000। तो पहले आपको निकालने क्या बोला? ब्याज सुरक्षा अनुपात निकालने बोला। तो बोलो ब्याज सुरक्षा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, शुद्ध लाभ। ब्याज सुरक्षा अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है शुद्ध लाभ। लेकिन कैसा वाला शुद्ध लाभ? ब्याज व कर के पूर्व, ब्याज व कर के पूर्व, ऐसा शुद्ध लाभ जिसमें ब्याज और कर घटाया नहीं गया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या? ब्याज की राशि। ब्याज की राशि मतलब वही ब्याज, स्थिर ब्याज प्रभार बोला था ना, मतलब ब्याज की राशि। ठीक है, जितना ब्याज आपने देना आपको राशि को डिवाइड कर दो। तो चलो शुद्ध लाभ, हमारे पास जो शुद्ध लाभ है, ध्यान दो, हमारे पास शुद्ध लाभ कौन सा वाला है? ब्याज व कर के बाद वाला शुद्ध लाभ है। कितना रुपए दिया बताओ? बताओ बताओ। 2,40,000 दिया है। तो बताइए हमको पूर्व चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, जोड़ देना चाहिए। मतलब 2,40,000 कैसे आया होगा? ब्याज और कर को घटाने के बाद आया होगा। आपको पूर्व चाहिए, फिर से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अपन जोड़ देते हैं। अपन जोड़ेंगे इसमें क्या? ब्याज। ब्याज जोड़ दीजिए कितना?
40,000 रुपये, जबकि कर कितना, कर हेतु आयोजन कितना जोड़ेंगे, 1,80,000 रुपये जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 0 0 0 8 4 12 12 4 16 6 4 4,60,000। ये आ गया शुद्ध लाभ कितना, शुद्ध लाभ ब्याज व कर के बाद पूर्व के पूर्व कितना आ गया, 4,60,000 आ गया। अब फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं ब्याज सुरक्षा अनुपात बराबर, ब्याज सुरक्षा अनुपात बराबर, बोलो क्या फॉर्मूला था, शुद्ध लाभ कितना 4,60,000, जबकि ब्याज की राशि कितनी दी है 40,000 रुपये। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा 46/4, चलो घट करो सॉल्व, 46/4 क्या बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 आया 6, 4 एकम 4 कितना आ गया 1, सॉरी 2 आ गया, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 4 4 चौक 16 कितना आ गया 4 आ गया, शून्य बढ़ा लो, 4 4 4 4 बोलो बोलो 4 दहम, ओ सॉरी 4 5 20 तो चल ही जा रहा था, अच्छा हाँ ये आ गया 11.5, अनुपात 1 मत बोलना, इसको गुना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुना, 1.5 गुना बोलते हैं। समझ में आ गया, हाँ मतलब आप जितना ब्याज पे करते हो उसका 11.5 गुना लाभ कमाते हो, इसका मतलब ये है आपका, यानी आपकी कंपनी बहुत अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो आज हमारा शोधन क्षमता अनुपात क्या हुआ, खत्म हुआ। क्वेश्चन ना बनाइएगा, सिर्फ एग्जाम्पल बनाइएगा इसके। समझ में आ गया, कोई परेशानी होगी तो आप हमको बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए धन्यवाद।